जैसे मैं ऊपर सॉल्व कर रहा था बिल्कुल इसी तरह करो, जो फैक्टर लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, जो एरिया के साथ हो रहा है वो रेजिस्टेंस से इनवर्स में चला जाए। अगर डिवाइड हो रहा है कुछ तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन। टाइम्स बताओ कादिर, ये बताओ कि 4 टाइम्स बढ़ेगी, 8 टाइम्स कम होगी, 9 टाइम्स बढ़ेगी, 10 टाइम्स कम होगी। जैसे जैद ने आंसर दिया, जैद बोलने सर 9, लेकिन 9 क्या मतलब 9 आर या 9 आर/9, दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जैद। जी कादिर, कोई सवाल है आपका? 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, गलती से एड्रेस हो गया। चलो सॉल्व करके देख लो ना, जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया था। जो फैक्टर लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है वही फैक्टर रेजिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया हमेशा रेजिस्टेंस से इनवर्स है, अभी हमने देखा था। भाई अगर लेंथ को मैंने 3 टाइम्स बढ़ाया तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर लेंथ को मैंने 3 टाइम्स बढ़ाया तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। और एरिया 3 टाइम्स कम किया है। सही, एरिया का मुझे पता है रेजिस्टेंस से इनवर्स का रिलेशन होता है। एरिया 3 टाइम्स कम किया तो उससे भी रेजिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इनवर्स का फैक्ट आता है। एरिया के साथ जो हो रहा होगा रेजिस्टेंस है उसका इनवर्स होगा। तो लेंथ 3 टाइम्स बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ी। एरिया 3 टाइम्स कम हुआ तो उससे भी रेजिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ी। एरिया का इनवर्स होता है हमेशा। अगर एरिया में मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगी, और अगर एरिया में नंबर डिवाइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ओवरऑल आंसर 9 आर हो गया आपके पास। चलो इसी तरह एक और मैं देता हूँ, मुझे बताना है इसका, लेकिन जवाब दो आप लोग, खामोशी अख्तियार नहीं करो। ना समझ में आए तो पूछ लो कि सर नहीं बात समझ में आई, ताकि मैं समझाऊं। लेकिन गिविंग लाइक नॉट गिविंग एन आंसर इज नॉट एन ऑप्शन एट द मोमेंट। अक्टूबर नवंबर सर पे है भाई अभी। ठीक है अली, आपका जवाब मुझे मिल गया। अच्छा सही है जैद, सही है मिशाल, सही है ईशा। अच्छा मिशाल आपने करेक्ट कर लिया। ठीक है, गुड है, बेहतरीन। सही है भाई, यही आंसर है। सही है। और आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से बनेगा ये। कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि लेंथ आपने डिवाइड बाई 3 किया। और एरिया डबल हुआ था
तो रेजिस्टेंस उससे भी हाफ हो जाएगी, तो हो जाएगा R/6। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर इस चीज से रिलेटेड पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है, कैसा आएगा कैसा नहीं। अच्छा, अब मैं जरा कुछ ग्राफ्स यहाँ पे शेयर करूंगा, उन ग्राफ्स के बारे में वर्किंग कर लेते हैं। सही, आपको पहचान आनी चाहिए कि इन ग्राफ्स की कि भाई कौन सा ग्राफ किस चीज का। ड्रॉ कर लेते हैं। जब कुछ ग्राफ्स यहाँ बनाते हैं, सबसे पहले ये होंगे हमारे करंट वोल्टेज ग्राफ्स। ठीक है, करंट वोल्टेज ग्राफ्स में हम लोग बनाएंगे कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स के ना। उससे पहले एक चीज बगे, उससे पहले एक छोटी सी बात जो है वो तो जिक्र कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर ग्राफ पर तफसील से जाएंगे। ओम्स लॉ के ऊपर जरा बात कर लेते हैं ना पहले। अच्छा, ओम्स लॉ बड़ी ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन समझना जरूरी है कि वो कहता क्या है। ओम्स लॉ कहता था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट है, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across it। ये जुमला आसान जबान में बोलूं तो ये कहता है कि जब आप कोई कंडक्टर, मतलब कोई वायर, कोई कोई कंपोनेंट्स, कोई अप्लायंस, कुछ भी अगर लगाते हैं, तो उसके अंदर से गुजरने वाला जो करंट है उसका डायरेक्ट रिलेशन है उसके अक्रॉस आने वाले वोल्टेज से। कि जितना वोल्टेज उसके अक्रॉस आप दोगे, मतलब जितनी बड़ी बैटरी लगाओ, जितना बड़ा वोल्टेज आप उसको दो, सही, तो जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा करंट उसके अंदर से फ्लो कर सके। ये चीज इस ओम्स लॉ की बेसिक स्टेटमेंट कि भाई दिस करंट दैट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अगर मैं कोई लैंप लगाता हूँ यहाँ पे, मिसाल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लैंप लगा दिया। अच्छा, इस लैंप को मैंने पहले एक छोटी बैटरी, एक छोटे सेल से कनेक्ट कर दिया, और दूसरी मर्तबा मैंने इस लैंप को कनेक्ट किया एक बड़ी बैटरी के साथ। कि पहले मैंने 2 वोल्ट का सेल लगा दिया था, अब मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई। जब मैं 2 वोल्ट का सेल लगाऊंगा तो ये लैंप हल्का जलेगा और इसमें से करंट भी कम फ्लो करता हुआ जा रहा है, देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ करंट थ्रू इट। जब मैं 9 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो ये लैंप भी ज्यादा जल रहा होगा, ठीक, और जो करंट इसके अंदर से फ्लो करता हुआ जा रहा होगा वो करंट पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा। और इन दोनों का जो लिंक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब अगर चलो उसको मैं 9 के बजाय 8 वोल्ट्स कर दूं, तो मैंने अगर वोल्टेज को 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो मेरा करंट भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो। ओम्स लॉ ये कहता कि अगर पहले आपके पास 0.5 एम्पेयर का करंट चल रहा था जनाब, इस वक्त आपके पास 2 एम्पेयर का करंट चलेगा। अगर आप वोल्टेज 4 टाइम्स बढ़ाएंगे तो करंट भी 4 टाइम्स बढ़ेगा। वैसे भी इतनी सी बात, ये वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली रिलेटेड।
The higher the voltage you apply, the more will be the current, and the increment will be in direct proportion. जितने टाइम्स वोल्टेज बढ़ेगा उतने टाइम्स करंट बढ़ेगा, लेकिन शर्त उसने शुरू में बता दी कि भाई मेक श्योर दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रखा गया ताकि जो एक्सटर्नल कंडीशंस है उस लैम्प की, उसका टेम्परेचर, उसकी रेजिस्टेंस, ये सब चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए. तो इनके चेंज होने से फिर आगे पीछे के फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं है. ये तो होगा कि भाई एक चीज बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ना कि भाई रेशियो सेम रहे उसका, वो नहीं रहता डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में. और एक अगले मतलब इंक्रीज होने में थोड़ा सा फर्क होता है. मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई एज एक्स इंक्रीजेस वाई आल्सो इंक्रीजेस. मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं जैसे जैसे एक्स बढ़ाऊंगा वाई बढ़ेगा. लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो बात मुख्तलिफ है. अगर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्स जितने टाइम्स बढ़ाऊंगा वाई उतने टाइम्स ही बढ़ेगा. अगर एक्स डबल हो रहा है तो वाई भी डबल होगा. अगर एक्स 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो वाई भी 3 टाइम्स बढ़ेगा. द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. बात ये है. इस चीज को हम यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ते हैं. तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट वाली बात है. प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है रेजिस्टेंस. असल चीज ओम की ये थी, ये था असल में ओम्स लॉ मैथमेटिकली देखा. इत्तेफाक से समझ लो कि जब प्रोपोर्शनलिटी का हटा मामला और जब एनालिसिस हुई तो पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट के तौर पर है. V इक्वल्स आई आर या V इक्वल्स आर इंटू आई. ये आपके पास फॉर्मूला बन गया. तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के साथ ये चीज मैच हो गई. लेकिन रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला है R इक्वल्स V अपॉन R इक्वल्स V अपॉन. ये अपनी जगह एक फॉर्मूला है, लेकिन V इक्वल्स आई आर अपनी जगह फॉर्मूला. वो V इंटू आई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय इंटू वोल्ट. ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. अब ऐसे कुछ कंडक्टर्स हैं जो ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं. सही. ओमिक कंडक्टर वो होता है जिसमें ओम्स लॉ ओबे होता है, मतलब दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर हम ओमिक कंडक्टर का ग्राफ बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास करंट है वाई एक्सिस पे, वोल्टेज एक्स पे, और एक में मेरे पास वोल्टेज है वाई एक्सिस पे और करंट है एक्स पे. यूजुअली एग्जामिनर ये पहला वाला ग्राफ बनाता है. ये वोल्टेज एक्स पे रखता है और करंट वाई पे रखता है. अच्छा, ये इसलिए क्यों करता है? क्योंकि देखो, आपको अगर याद हो तो थोड़ा बहुत मैथ्स में ये बात पढ़ाई जाती है कि एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब जिसको आप चेंज कर रहे हो, जो कंट्रोल में होती हैं वो एक्स पे रखी जाती है. और वाई पे वो क्वांटिटीज आती हैं जो कि उसकी चेंज होने की वजह से हो रही है. तो आपको खुद पता है कि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा ना. जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तब हमारे पास करंट बढ़ेगा. अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इस चीज का, एक ग्राफ मेरा ये रहा. और एक ग्राफ मेरा ये रहा. अब ये ओमिक कंडक्टर्स हैं. क्यों ओमिक कंडक्टर्स हैं? इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी. कैसे पहचाना डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है? तो चलो ये बताओ मुझे, चलो तुम लोग, हाउ डू यू फिगर आउट दैट द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्या शराइत होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की? मैथ्स का टेस्ट है तुम लोगों का.
How do you figure out that the quantities are directly proportional? शर्त क्या होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी? x इंक्रीजेस विद y। अच्छा, ये ग्राफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का है या नहीं? एक्चुअली x इज इंक्रीजिंग विद y, x और y बढ़ तो रहे हैं, तो फिर क्यों मना कर रहे हो भाई? ये क्या शराइत होती है? इक्वली इंक्रीज। इक्वली इंक्रीज वाली बात भी दुरुस्त नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 है, ये 4 है, और जो y में इंक्रीज आ रहा है वो 0.5 1 इस तरह से आ रहा है। तो क्या मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ग्रीन वाली, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की नहीं है क्या? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैज अ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली इंक्रीज बोथ वैल्यूज। लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है, बिल्कुल जैद यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। अच्छा चलो एक और मुझे बात बताओ, चेक करते हैं। ये जो लाइन मैंने अभी बनाई है थर्ड ग्राफ पे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की है या नहीं? थर्ड लाइन मैंने बनाई है, थर्ड ग्राफ जो बनाया है, इज इट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और नॉट? ठीक है भाई, और किस किस को लगता है भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है? एक शख्स को तो लग रहा ही है। देखो ये बेसिक मैथ्स है। कादिर साहब को भी लग रहा है, ठीक है। बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की दो पहचान होती है। ग्राफ से अगर पहचाना जाए ना कि क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, तो दो बातें होती है जिससे पहचानते हैं। पहली बात, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, इट मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। अगर ग्राफ में ये दो प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पासिंग थ्रू ओरिजिन, तभी आप बोलोगे कि हाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। अदरवाइज आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं बोलते। ये कह सकते हो एज एक्स इंक्रीजेस वाई इंक्रीजेस, ये वाली बातें हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बात गलत है। For the quantities to be directly proportional, there must be a straight line passing through the origin. बात समझ में आई मेरी? इसमें अगर कोई मसला है तो पूछ लो। Third graph is not directly proportional, my dear, because it's a straight line, but it's not passing through the origin. Origin से पास होना जरूरी है। बंद हो गया, एक मिनट रुकिए।
ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने इस बात की तो पहचान कर ली कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो किस तरह से होती है। तो जो ग्राफ बने हुए हमारे शुरू के अंदर, ये दोनों क्वांटिटीज जो है दे आर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ये बात कैसे पहचानी जाती है? इन दोनों में से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ये बात कैसे पहचानी जाती है? देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था V अपॉन आई। रेजिस्टेंस जो फॉर्मूला है वो देखा था V अपॉन आई। ग्रेडियंट छोड़ देना, ग्रेडियंट के चक्कर में मत पड़ना, परेशान हो जाओगे। जज करने का तरीका ये है कि भाई एक स्पेसिफिक वोल्टेज उठाइए, कोई से भी वोल्टेज उठाइए, और ये देखिए कि भाई इस वोल्टेज पे किस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। सही, इस वोल्टेज पे किस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे गौर करूं तो ग्रीन वाली लाइन में मुझे नजर आ रहा है कि करंट कम है, ब्लू वाली लाइन में मुझे नजर आ रहा है कि करंट ज्यादा है। मैंने एक वोल्टेज सेलेक्ट किया और उस वोल्टेज के ऊपर मैंने करंट की वैल्यू जज कर ली। ठीक है, I1, ठीक है, I2। ग्रीन वाली लाइन मुझे बोल रही है, मतलब अगर मैं इसको R1 बोल दूं और इसको R2 बोल दूं, तो ग्रीन वाली लाइन के मुताबिक मुझे नजर आ रहा है कि मैंने जो वोल्टेज दिया, सही, कोई सा भी वोल्टेज दिया, जरूरी नहीं है कि नंबर उसका 4 हो, बट भी एनी कह सकते हो। तो उस वोल्टेज पे जिस रेजिस्टर में से करंट कम जा रहा होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, रेजिस्टेंस की वजह से करंट गिर जाता है। तो यहां पे हम कैसे जज करेंगे भाई? सेलेक्ट अ वोल्टेज, the resistor that has less current will have more voltage, the more resistance। सही, कोई वोल्टेज सेलेक्ट कीजिए और वो रजिस्टर जिसका करंट कम हो उस वोल्टेज के ऊपर, सही, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इस बात के मुताबिक अगर हम देखें तो R2 जो है वो कम है, R1 ज्यादा है, R1 इज मोर देन R2। और यहां से एक बात बड़ी अहम होती है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वो वोल्टेज के एक्सिस से ज्यादा नजदीक होता है। बात फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पहचान है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वो वोल्टेज के एक्सिस से ज्यादा नजदीक है। The graph that has more resistance is more close to voltage axis। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वो वोल्टेज की एक्सिस से ज्यादा नजदीक होता है, क्योंकि आपके पास करंट कम बन रहा होता है, वोल्टेज ज्यादा दे रहे होते हो। सिनेरियो यही होता है ना कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, आपके पास करंट इतना नहीं होता, लेकिन आप वोल्टेज बहुत ज्यादा दे रहे होते हो, हाई वोल्टेज जा रहा होता है, करंट कम होता है, इसलिए वो करंट से दूर चला जाता है, वो वोल्टेज की तरफ। तो ये पहचान है कि जो भी ग्राफ वोल्टेज के एक्सिस के करीब होगा उस ग्राफ की रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो वो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा हो। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही होगी, ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ बेंड होता जा रहा। तो अगर मैंने एक्सिस शिफ्ट किए थे, तो एक्सिस शिफ्ट करने का मतलब ये है, सही, अगर हम यहाँ पे एक्सिस शिफ्ट करते हैं तो एक्सिस शिफ्ट करने की वजह से ये होगा कि भाई अब वोल्टेज का ग्राफ ये ग्राफ है, R1 का ग्राफ इधर हो जाएगा और ये आपका R2 हो जाएगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी वो वोल्टेज ज्यादा नजदीक। तो दोनों जो थे हमारे पास ये ओमिक कंडक्टर्स, ओम्स लॉ ऑबे करते हुए ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन्स। ये जो तीसरा ग्राफ है
ये नॉन ओमिक कंडक्टर का, लेट्स से ये फिलामेंट लैम्प का। सही। फिलामेंट लैम्प का मसला ये होता है, फिलामेंट लैम्प हीट अप हो जाता है वक्त के साथ साथ, वो हीट अप हो जाता है, उसका वोल्टेज जो है वो, करीब उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जिसके नतीजे के अंदर आप इंक्रीज तो कर रहे होते हो वोल्टेज, लेकिन शुरू में तो करंट बढ़ता है, बाद में करंट उस रेट पे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि हीटिंग की वजह से जब उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आप वोल्टेज तो बढ़ाते हो, लेकिन करंट उस लेवल पे नहीं बढ़ पाता जिस लेवल तक आप उसे इंक्रीज करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज करंट का ग्राफ बनाऊं तो थोड़ा टाइम तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन चलता है, थोड़ा पोर्शन ग्राफ ने स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ग्राफ बैंड हो जाता है। और बैंड होता है वोल्टेज की तरफ, क्योंकि मैंने क्या बोला था भाई, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी ग्राफ वोल्टेज के नजदीक होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारे पास यहाँ हो जाए इस चीज की। Increase in temperature causes increase in resistance of filament lamp. See, it causes increase in resistance of the filament lamp. Filament lamp की resistance आपके पास बढ़ती चली जा रही है. Hence, the increase of current is less. Hence, the increase of current is less for the increase in voltage. See, आपके पास करंट का इंक्रीमेंट कम होता है वोल्टेज बढ़ाने की वजह से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि करंट बढ़ेगा नहीं। अक्सर बच्चे इसको गलत समझते हैं, वो बोलते हैं सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या होगा, वो बोलते हैं सर रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट कम होना शुरू हो जाएगा। करंट कम नहीं होता भाई, करंट कम उस वक्त होगा जब वोल्टेज कम करोगे। सही है, आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ेगा, इसका मसला नहीं है, बस ये है जितना बढ़ रहा था उतना नहीं बढ़ेगा। पहले अगर आप 2 वोल्ट बढ़ाते थे तो 0.5 एम्पेयर करंट बढ़ जाता था, मिसाल दे रहा हूँ, पहले अगर हम 2 वोल्ट बढ़ाते थे तो करंट 0.5 एम्पेयर बढ़ता था। अब आप आगे आके अगर 2 वोल्ट बढ़ाओगे तो करंट 0.5 एम्पेयर नहीं बढ़ेगा, करंट 0.3 एम्पेयर बढ़ जाएगा। ये वाला मामला होगा, इस तरह से चीजों को देखा जा रहा है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन इस चीज के अंदर, कोई मसला पूछ लो अभी फटाफट, कोई भी मसला यहाँ तक अगर कोई बात समझ ना आई हो तो। चलो कोई सवाल नहीं है यहाँ तक अभी, सब क्लियर चल रहा है, चलो गुड है भाई। अच्छा।
अच्छा, इसी तरह मेरे पास एक कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, थर्मिस्टर का मामला क्या होता है? थर्मिस्टर का काम होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर होना। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर ये असल में अगर बोलूं तो ये टेम्परेचर सेंसर होता है बेटा, सही, जो टेम्परेचर के हिसाब से अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करता है, बहुत सेंसिटिव होता है। जरा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा इसकी रेजिस्टेंस में एक क्रेडिबल फर्क आएगा। वरना तो आप बोले सर फिर तो इस तरह से फिलामेंट लैंप भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर हो गया, वो भी थर्मिस्टर का लाना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर से उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। तो नहीं, वो वाला मामला नहीं होता। मतलब फिलामेंट लैंप तो बहुत ज्यादा हीट अप होगा तो उसकी टेम्परेचर रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। इसके अंदर ये नहीं होता। इसमें ये कि अगर जरा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट, फ्रैक्शंस के अंदर, डेसिमल्स के अंदर अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस का चेंज जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे काम करते हैं थर्मिस्टर्स। अब अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूं पहले, टेम्परेचर अगेंस्ट रेजिस्टेंस का ग्राफ, ये ग्राफ मैंने इसका बना रहा हूं मैं, टेम्परेचर अगेंस्ट रेजिस्टेंस का ग्राफ। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो देखो इसका जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है कि भाई थर्मिस्टर इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी विद टेम्परेचर। रेजिस्टेंस के साथ उसकी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सही। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब है अगर एक चीज बढ़ेगी तो अगली चीज कम होती चली जाएगी, सही। मतलब अगर टेम्परेचर डबल होगा तो रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी। जिसका ग्राफ बनता है ना वो एक कर्व बनता है, अगर जिस तरह से कर्व बन रहा होता है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व, कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ होता है, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। अच्छा, अब मामला ये है कि हमें इसका करंट वोल्टेज ग्राफ बनाना है। तो देखो सिनेरियो क्या हो रहा है। सिनेरियो ये होता है कि भाई जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, इंक्रीज इन वोल्टेज इंक्रीजेस करंट, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। अच्छा, जब किसी भी वायर में हाई करंट फ्लो करता है ना तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है उसका। किसी भी वायर में हाई करंट बढ़ता है, हाई करंट आप प्रोवाइड करना शुरू करें, करंट इंक्रीज करना शुरू करें तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। वो ज्यादा हिंड्रेंस एटम्स को, कह लो कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना वो फील जब होती है तो वहां पे उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर, increases the temperature of resistor, सही। करंट बढ़ने से टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टर बढ़ जाएगा, this increases resistance, सही। ये असल चीज यहां देखो तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो उल्टा मामला हो गया। अगर बात देखी जाए तो अब तो नजर आएगा ये तो उल्टा मामला हो गया। मतलब ये तो ऐसी बात है जैसे एक फिलामेंट लैंप का मामला चल रहा है। भाई हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, उससे करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर से तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। थर्मिस्टर में मैं ये कह रहा हूँ कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो थर्मिस्टर के अंदर जो डिफरेंस होता है ना बेटा, वो ये होता है कि थर्मिस्टर आपके पास सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ होता है और उसकी पहचान, उसकी कह लो कि एक खसूसियत ये होती है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना उसके एटम्स का अपनी वाइब्रेशन तो बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के साथ साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देते हैं, सही। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। वो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स करंट के फ्लो में छोड़ देते हैं। अब बजाय करंट कम होने के उल्टा करंट बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो कर रहे हैं ना, पहले इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ आपके जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स वायर में मौजूद थे वो थे जो कॉपर एटम के इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो थर्मिस्टर लगा हुआ था वहां पे, उस थर्मिस्टर ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, तो अब कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स तो चल ही रहे हैं, साथ साथ थर्मिस्टर के इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो के अंदर आ गए। इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ गई, चार्ज बढ़ गया, करंट इंक्रीज हो गया।
थर्मिस्टर में ये खास होता है, इसीलिए थर्मिस्टर नॉर्मल मटेरियल से नहीं बना होता, आपके पास कह लो कि सिंपल सिलिकॉन के कंपोनेंट्स के साथ नहीं बना हुआ होता जिससे आपके डायोड्स वगैरह को डायोड बोलो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बने होते हैं, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए, इनके एटम्स, इनका सब्सटेंस ही अलग होता है जिससे डिजाइन किया जाता है, इसी वजह से ये डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो थर्मिस्टर के अंदर सिनेरियो होता है वो डिफरेंट यहां से शुरू होता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर causes atoms to lose their electrons. In the flow of current. Atoms electron current के flow के अंदर रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट बढ़ जाता है। एंड रेजिस्टेंस फॉल्स। इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं, यहां से इसको रेस कर दो, तो जब भी कभी थर्मिस्टर से रिलेटेड सवाल आ जाए ना आप लोगों के पास कि भाई थर्मिस्टर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तो थर्मिस्टर से रिलेटेड सवालों में हमेशा इसी तरह से जवाब दिया जाता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपके जो एटम्स होते हैं थर्मिस्टर के, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स करंट के फ्लो में रिलीज करते हैं, जिससे करंट में इजाफा हो जाता है, वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। तो अगर मैं एक आईवी ग्राफ बनाऊं इसका आईवी ग्राफ ऐसा बनता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, करंट और बढ़ता चला जाएगा, ये वाला मामला होता है। सही, करंट और बढ़ता चला जाएगा, ग्राफ वोल्टेज की तरफ बेंड नहीं होता, ग्राफ करंट की तरफ बेंड होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रही है। सही, जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट उससे और ज्यादा बढ़ेगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, उल्टा मामला होता है इस चीज। इस बात को समझने में अगर किसी को कोई दुश्वारी है, कोई परेशानी है, तो भाई पूछ लो अभी कि थर्मिस्टर ऐसा क्यों बिहेव, ऐसा क्या है थर्मिस्टर में। आपने जो बात समझा वो दोबारा रिपीट कर दें, अगर अगर किसी को ऐसी कोई चीज पूछनी है तो वो पूछ सकता है मुझसे। जो हमने अब तक डिस्कस किया वो यही डिस्कस किया है कि भाई थर्मिस्टर जिस एटम से बना हुआ होता है, उसके जो एटम्स होते हैं थर्मिस्टर के, उनकी खासियत ये होती है कि जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं करंट के फ्लो में, जिससे क्या होता है कि आप वोल्टेज तो इंक्रीज करने का प्लान नहीं कर रहे होते, लेकिन करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। आप हीट कर रहे होगे और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से करंट इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसके नतीजे में ये होता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो गिरना शुरू हो जाता है। वी हैव लो रेजिस्टेंस, नॉट बिकॉज के एटम्स की वाइब्रेशन कम हो जाती है। अक्सर बच्चे इस बात को गलत समझते हैं कि एटम्स की वाइब्रेशन गिर रही है, एटम्स की वाइब्रेशन नहीं गिर रही, एटम अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है और बल्कि बढ़ा रहा है अपनी वाइब्रेशन, लेकिन जो इफेक्ट उसके ऊपर तारी हो जाता है, जो उसको कह लो कि आउटशैडो कर देता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई का। इलेक्ट्रॉन्स इतनी हाई क्वांटिटी में सप्लाई होना शुरू हो जाते हैं कि आपके पास बजाय रेजिस्टेंस बढ़ने के उल्टा करंट बढ़ जाता है, उल्टा करंट बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस गिर जाती है। तो इस तरह के जो है कुछ ग्राफ्स आपके पास कह लो के काम में आ रहे होते हैं। ये सारे नॉन ओमिक, सही, नॉन ओमिक इन द सेंस कि भाई ये ओम्स लॉ भी नहीं करते, लेकिन ये फॉर्मूला, इसका ये मतलब नहीं है कि आप R इक्वल्स बी अपॉन आई का फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसके ऊपर। सही है, बीइंग ए नॉन ओमिक कंडक्टर ओनली मींस कि जो ओम्स लॉ ने बात कही थी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाली बात, सही, वो बात यहाँ फॉलो नहीं हो। ओम्स ने कहा था कि भाई ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो। सही, ये वाले कंडक्टर्स
थर्मिस्टर हो गया और फिलामेंट लैंप हो गया, ये इस बात को नहीं मानते, बोलते भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप R इक्वल्स V अपॉन I का फॉर्मूला लगा के इसकी रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते। मतलब अगर मैं बोलूं आपको जनाब कि यहाँ पे मेरे पास ये थर्मिस्टर था, मुझे इस फला पॉइंट पे, इस फला वोल्टेज पे मुझे पता लगाना है कि मेरे पास रेजिस्टेंस कितनी है। इस पॉइंट पे मुझे पता लगाना है कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है। आई नीड टू डिटरमिन दैट। मैं कैसे डिटरमिन करूंगा? सही, अगर कोई मुझे बोले कि भाई डिटरमिन करें तो मैं कैसे डिटरमिन करूंगा? तो भाई आसान सा काम है, बहुत सिंपल सा काम। आप क्या करो, ये पॉइंट द वोल्टेज, आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंग करंट डिटरमिन कर लो, वोल्टेज का कॉरेस्पॉन्डिंग करंट डिटरमिन कर लो और फॉर्मूला लगाओ R इक्वल्स V अपॉन I, बस। सेलेक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग, सेलेक्ट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जिस भी पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस डिटरमिन करनी है उस पॉइंट पे वोल्टेज और करंट नोट कर लो आप, और R इक्वल्स V अपॉन I का फॉर्मूला लगाओ। कोई ग्रेडियंट, कोई आप एरिया, इस सब चक्कर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं कि भाई यहाँ टेंजेंट बन रहा है और ग्रेडियंट निकल रहा है, उसका नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं। इस चीज से भी परेशान नहीं होना कि y एक्सिस पे क्या, x पे क्या है। आपको रेजिस्टेंस निकालने को कहा गया है, इस वोल्टेज में बोला गया, आप उस वोल्टेज पे देखें करंट क्या है, वोल्टेज की वैल्यू तो होगी ही आपके पास, R इक्वल्स V अपॉन I आप उसमें फिट कर। नोट द वैल्यूज of V and I and determine R। से R डिटरमिन कर लीजिए, ये चीज है। वेदर इट्स एन ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर, कुछ भी हो, कोई सा भी कंपोनेंट हो, किसी भी किस्म का कंपोनेंट हो, रेजिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला हर जगह फिट है। बात समझ में आई? मेरी इस बात में कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो भी। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगर नहीं है कंफ्यूजन तो। छोटी सी बात इस पे भी कर लेते हैं, सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल पे। सेल्स इन सीरीज के अंदर मामला ये होता है कि जब भी आप सेल्स को सीरीज में अटैच करते हो, सीरीज का मतलब ये होता है इन लाइन विद वन अनदर, ये वन आफ्टर अनदर, मतलब सेल का एक पॉजिटिव अगले के नेगेटिव से जुड़ा हुआ। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि टर्मिनल्स एक लाइन के अंदर अटैच हो रहे हो या सेल्स एक लाइन में अटैच हो रहे हो। और पैरेलल से मुराद ये होती है कि आपने वन बिलो अनदर जो है वो अटैच कर दिया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेल्स इन सीरीज से मतलब ये होता है कि भाई आपने एक लाइन में अटैच किया है, पैरेलल का मतलब वन बिलो अनदर अटैच किया। तो सीरीज में सेल्स लगाने से हमारा वोल्टेज जो है वो एल्जेब्रिकली ऐड अप होता है। ये कह लो कि ईएमएफ एड्स अप एल्जेब्रिकली। अच्छा, एल्जेब्रिक एडिशन में क्यों बोल रहा हूँ? एल्जेब्रिकली मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कभी कभार हम सेल उल्टा लगाते हैं, तो वो सिंपल ऐड नहीं होता है, वो उल्टा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वो हमारे काम को कम करने का, हमारे इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम करता है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैंने 3 सेल लगाए, या चलो मैं शुरू करता हूँ 2 सेल से, मैंने 2 सेल अटैच किए 1.5 वोल्ट ईच,
मेरा रिजल्ट निकल रहा है वो ऐसा निकल रहा है जैसे मैंने 3 वोल्ट की कोई बैटरी लगा दी। लेकिन अगर मैं इन सेल्स को उल्टा लगा देता हूँ, सही 1.5 और 1.5 के दो सेल्स को मैं उल्टा लगा देता हूँ, तो ये जो काम कर रहे हैं ये 1.5 माइनस 1.5 का काम कर रहा है, ये उल्टा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पहला वाला सेल ए जो है वो करंट को ऐसे चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सेल बी है वो करंट को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है भाई मेरा पॉजिटिव टर्मिनल करंट को राइट पे भेजेगा, सेल ए बोल रहा है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल करंट को लेफ्ट पे भेजेगा। कर लो कुछ। अब मसला यही आया कि भाई ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है हमारे पास करंट, दोनों की ऑपोजिट है, दोनों का वोल्टेज भी इक्वल था, मतलब दोनों एक ही ताकत से करंट को दोनों तरफ भेजने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा क्या होता है? करंट कहीं नहीं जा पाता, वोल्टेज जीरो हो जाता। ऐसा जैसे रिमोट के अंदर उल्टा सेल लगा दो, नहीं चलता रिमोट। खैर वो तो कुछ भी कर लो, रिमोट में एक सेल भी अगर उल्टा हो जाए, दोनों सेल भी उल्टा हो जाए, तब भी नहीं चलता। तो डायोड एक कंपोनेंट है वो लगा हुआ होता है, लेकिन उसके अलावा बात कर रहा हूँ। तो अगर हम इस तरह से 2-3 सेल लगाते हैं, 3 सेल लगा दिए मैंने 1.5 ईच, तो मेरा रिजल्टेंट बैटरी जो बन गई वो बन गई 4.5। एड अप हो गया ना सारे, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1। अब मुझे बताना कि भाई इसका क्या वोल्टेज होगा। क्या वोल्टेज होना चाहिए इसका? 2 वोल्ट का सेल, एक 3 वोल्ट का सेल, एक 4 वोल्ट का सेल। दो सेल करेक्टली लगे हुए, एक सेल उल्टा लगा दिया गया। और से देखो बेटा, 2 सेल करेक्टली लगे हुए मिशाल, एक सेल उल्टा लगा दिया गया। ईशा ये वोल्टेज है बेटा, ये एम्पेयर में नहीं होता, ये वोल्ट्स में होता है। भाई देखो ना, सीधे सीधे सॉल्व करो। 2 वोल्ट्स और 3 वोल्ट से ऐड होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट की एक है, दोनों करंट को लेफ्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं। 4 उल्टा भेज रहे हैं तो 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो गया भाई? 5 माइनस 4 1 वोल्ट। सही, ये आपके पास 1 वोल्ट आएगा इसका वोल्टेज। ये इस तरह से सॉल्व हुआ। अब मैं कुछ यहाँ कॉम्बिनेशंस आपको दिखा रहा हूँ। सही, उसका मुझे जल्दी से आंसर बताओ। सही, अपने पास लिख लेना पहले आंसर्स को, ठीक है? उसके बाद फिर हम एक साथ सबको डिस्कस करेंगे। ए बी सी डी और ई, ये 5 है। ट्राई करो इसमें और मुझे बताओ इनका आंसर क्या होना चाहिए। ए बी सी डी, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, गिविंग यू लाइक 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद हम दोबारा रिज्यूम कर, या चलो एक काम कर लेते हैं कि 5 मिनट का ब्रेक भी ले लेंगे, उसको मुकम्मल कर लो। 11:15 के ऊपर हम रिज्यूम करते हैं।
हाँ भाई, आंसर्स तो आ गए मेरे पास, दैट्स गुड। देखते हैं। अच्छा भाई, ए का होना चाहिए आपके पास 8 वोल्ट्स, बी का होना चाहिए आपके पास 2 वोल्ट्स, क्योंकि 5 माइनस 3 होगा, ये 5 प्लस 3 है। सही, ये 3 माइनस 3 है तो ये 0 वोल्ट्स हो जाएगा। इसी तरह से 5 प्लस 2 माइनस 4 है। सही, तो यहाँ के पास हो जाएगा 7, 7 माइनस 4 इज 3 वोल्ट्स। अब ये है 4 माइनस 1, सही, प्लस 6, ये हो गया 9 वोल्ट्स। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आंसर्स होने चाहिए। काफी हद तक आप लोगों ने सही जवाब दिए, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बात है, शाबाश, ब्रिलियंट। चलो, एक तो आपके पास ये चीज हो गई सेल्स इन सीरीज में। तो सेल को सीरीज में लगाने का फायदा हमने देख लिया कि भाई हमारा जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाता है, वोल्टेज इंक्रीजेस। ज्यादा वोल्टेज आप अटेन करना चाहते हैं, आपके पास नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हैं लेकिन इंडिविजुअल सेल का वोल्टेज कम है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल में लगाने से जो है वोल्टेज नहीं बढ़ता, याद रखना। ओवरऑल ईएमएफ डजंट इंक्रीज व्हेन यू अटैच सेल्स इन पैरेलल। और आपके सिलेबस में भी यही है कि आप बहुत सेल्स पैरेलल में अटैच करते हो जो इक्वल वोल्टेज के होते हैं, यानी इक्वल ईएमएफ के। attaching voltage in parallel, yeah, attaching cells in parallel doesn't increase EMF. It doesn't increase the EMF. सही, इससे फायदा क्या होता है फिर अगर वोल्टेज नहीं बढ़ता? मतलब मैं 10-12 सेल्स लगा दूं 2 वोल्ट्स के पैरेलल के अंदर, वो रहेंगे 2 वोल्ट्स के, ओवरऑल वोल्टेज भी आपका 2 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन इससे फायदा ये होता है सेल्स को पैरेलल में लगाने से कि जो लोड होता है ना वो सेल पे डिवाइड हो जाता है। मतलब पहले एक सेल था जो तमाम सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम कर रहा था, सही है, हर इलेक्ट्रॉन को वही एनर्जी दे रहा था। लेकिन अब क्या मामला हुआ है कि अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, सही है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वापस आएंगे तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन एक सेल में जाएंगे, कुछ दूसरे सेल में, कुछ तीसरे सेल में। जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है ना ये डिवाइड हो गई इन तीनों के, सही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर डिवाइडेड इन ऑल दोस थ्री सेल्स। तो हर सेल पे जो लोड है वो कम हो गया। एनर्जी ड्रेन तो हो रही होगी सेल्स की, लेकिन उतनी तेजी से नहीं हो रही होगी जितनी तेजी से पहले बेचारा एक सेल सबको सप्लाई करके अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। वो जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है सेल। यहाँ पे ये है सेल वुड लास्ट लॉन्गर, सेल लास्ट लॉन्गर, ये एक फायदा होता है, सही, क्योंकि हर सेल के ऊपर लोड कम है। और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर एक सेल खराब हो जाए तो बाकी सेल सर्किट को चलाते रहो, क्योंकि बैकअप पे लगा हुआ है ना सर, मतलब सर्किट को चलने के लिए 2 वोल्ट का सेल चाहिए था, मैंने 3 सेल लगा दिए 2-2 वोल्ट के, लेकिन पैरेलल में। अब अगर एक सेल खराब भी हो जाए तो बाकी 2 सेल ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि 2 वोल्ट दे रहे हैं और सर्किट चलता रहेगा। दूसरा सेल भी खराब हो जाए तो तीसरा अभी भी मौजूद है जो कि 2 वोल्ट दे रहा है और सर्किट आपका चलता रहेगा। तो सर्किट विल स्टिल कीप ऑन वर्किंग, उस चीज की टेंशन नहीं। लेकिन अगर मैं 2-2 सेल्स के सेल 2-2 वोल्ट के सेल को सीरीज में लगा देता तो वो 6 वोल्ट हो जाता। तो पहले बात तो वो सर्किट ही उड़ा देता, क्योंकि बस सर्किट को चलने के लिए चाहिए 2 वोल्ट, आपने दे दिया उसको 6 वोल्ट।
तो भुज़्म होना है और सर जाना है काम से, पूरा सर्किट चला जाएगा। तो इस वजह से हम कभी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही वोल्टेज देते हैं। तो यहाँ पे इफ वन ऑफ द सेल्स फेल्स, the other keep the circuit working. एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा मसला हो गया था। The other will keep the circuit work. इस तरह से आपके पास जो है यहाँ पे सर्किट के अंदर मामला चल रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को तो वो पूछ सकता है मुझसे भी। अच्छा, हमारी मंडे फ्राइडे वाले दिन की जो क्लास है वो निकली है, एंड आई एम प्लानिंग कि मैं उसे कंपनसेट करूँ ना। तो मुझे एक बात बताओ, संडे को तो आप लोगों का कुछ भी मामला नहीं होता मेरे ख्याल से क्लासेस वगैरह का?